इतिहास के पन्नों में 6 अगस्त 1945 का दिन काली स्याही से दर्ज है। इसी दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में 1,30,000 जापानी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसे B-29 बॉम्बर इनोला गे के चालक दलों ने गिराया था। यह अमेरिका की तरफ से सफल परीक्षणों के बाद युद्ध में इस्तेमाल किया गया पहला परमाणु बम था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने फैटमैन नाम का एक और बम जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिरा दिया, जिसमें 40,000 लोगों की मौत हो गई और जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ल्ड सफरनामा से जुड़े अजीज दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि चैनल पे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप महरूम न रहें। कुछ दिनों पहले एक नीलामी में एक लॉगबुक 4,50,000 पाउंड इंडियन करेंसी में 3,84,00,000 में बिकी, जिसमें वर्ल्ड वॉर के आखिर में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने का भयानक अनुभव दर्ज था। इस लॉगबुक को कैप्टन रॉबर्ट ए लुइस ने मिशन के दौरान लिखा था, जो उस प्लेन के को पायलट थे। बुक में कैप्टन ने बताया कि उस दिन हिरोशिमा में क्या हुआ था। उन्होंने बॉम्ब गिराए जाने के दृश्य को अब तक का सबसे भयानक धमाका करार दिया। कैप्टन ने लिखा, हमने कितनों को मार दिया। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। या खुदा, ये हमने क्या कर दिया। अगर मैं 100 साल भी जिंदा रहा तो भी मैं उन कुछ मिनटों को अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। ये बुक पेन और पेंसिल दोनों से लिखी गई थी। कुछ दिनों पहले हेरिटेज ऑक्शन ने इसे करीब 4 करोड़ रुपए में बेचा। कैप्टन लुइस ने अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस को इस बुक में दर्ज किया था। ये लॉग बुक उस मिशन का एक लौता रिकॉर्ड है जो अभी भी मौजूद है। हालांकि प्लेन के क्रू को पता था कि वो परमाणु बम गिराने जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी इससे होने वाली तबाही का अंदाजा नहीं था। कैप्टन लुइस जिस टीम का हिस्सा थे, उसकी कमान प्रमुख पायलट पॉल टिबेट्स के हाथ में थी। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मुताबिक दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया था। जब ये बनकर तैयार हो गए तो अमेरिका ने इन्हें जापान पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि एशियाई देश के नेताओं ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। एनोला गे के क्रू ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 1750 फुट की ऊंचाई से बम गिराया था। इससे शहर की 70% इमारतें नष्ट हो गई थी और विस्फोट के बाद तुरंत 70,000 लोगों की मौत हो गई। इसके प्रभाव से आगे चलकर लाखों लोगों की मौत हुई। उन्होंने लिखा, मुझे विश्वास है कि जापानी हमारे लैंड करने से पहले ही सरेंडर कर देंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर वो ये नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह के परमाणु ऊर्जा वाले बम और गिराए। इसके बाद भी जापान के अधिकारियों ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका ने 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इस बम को B-29 बॉम्बर से गिराया गया, जो इतिहास में दूसरा और अब तक का आखिरी परमाणु हमला था। आखिरकार जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया। कैप्टन लुइस का 1983 में 65 साल की उम्र में वर्जीनिया में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जब परमाणु बम गिराया गया, उस वक्त तेरुको नाम की एक लड़की वहां मौजूद थी। तेरुको 15 साल की थी जब वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले में जिंदा बच गई। बमबारी के वक्त पर तेरुको हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल में सेकंड ईयर में थी। बम के टकराने के बाद अस्पताल के डोरमेट्री में आग लग गई। तेरुको ने लपटों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कई साथी इसमें जलकर मर चुके थे। हमले के बाद का वक्त उन्हें बस इतना याद है कि उन्होंने दिन रात लगकर बुरी तरह से जख्मी हुए लोगों का इलाज किया, जबकि उनके पास खाने पीने का सामान ना के बराबर था। ग्रेजुएशन के बाद तेरुको हॉस्पिटल में काम करती रही, जहां उन्होंने स्क्रीन ग्राफ्ट के ऑपरेशन में मदद दी। मरीज के जांग से खाल लेकर इसे जलने की वजह से विकसित होने वाले केलॉइड जख्म वाली जगह पर ग्राफ्ट किया जाता था। बाद में उनकी शादी तत्सुयुकी से हुई, जो खुद भी परमाणु बम हमले में जिंदा बच गए थे। जब तेरुको प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें चिंता हुई कि क्या उनका बच्चा हेल्दी होगा और क्या वो जिंदा बच पाएगा। उनकी बेटी तोमोको पैदा हुई और उनका हेल्थ अच्छा था। वो कहती है, मुझे नर्क के बारे में नहीं पता, लेकिन जिस सब से हम गुजरे शायद वही नर्क है। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि परमाणु हथियारों को खत्म करने की दिशा में पहला कदम स्थानीय सरकारी नेताओं को उठाना चाहिए। एमिको उस वक्त 8 साल की थी जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। उनकी बड़ी बहन मिको और 4 दूसरे रिश्तेदारों की इसमें मौत हो गई। एमिको और उनके परिवार के कई फोटोग्राफ्स नष्ट हो गए थे। कुछ तस्वीरें जो उनके रिश्तेदारों के यहाँ रखी थी वो बची रह गई। इनमें से कुछ तस्वीरें उनकी बहन की भी थी। एमिको कहती है, मेरी बहन उस सुबह घर से बाद में मिलती हूँ कहकर निकली थी। वो सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं लौटी। किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। एमिको बताती है, मेरे पेरेंट्स ने पूरी ताकत से उन्हें खोजने की कोशिश की। उन्हें उनकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई। हालांकि उनका कहना है कि वो अभी भी कहीं पर जिंदा होंगी। मेरी माँ उस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हमें रेडिएशन के बारे में तब कुछ नहीं पता था। ऐसे में हमें जो मिला
हमने वो सब उठा लिया। वो बताती है कि उस वक्त खाने की जुगाड़ सबसे बड़ी समस्या थी। लोग चोरी करने लगे थे। पानी स्वादिष्ट लगता था। शुरुआत में लोगों को ऐसे ही दिन काटने पड़े। वो कहती है फिर मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। मुझे हमेशा थकान रहती थी, हमेशा पड़ी रहती थी। 12 साल बाद उन्हें प्लास्टिक एनीमिया बीमारी निकली। वो कहती है हर साल कुछ दफा ऐसे मौके आते हैं जबकि सूरज ढलने के वक्त आसमान सुर्ख लाल हो जाता है, इतना लाल कि लोगों के चेहरे लाल होने लगते हैं। उस वक्त मुझे परमाणु बम हमले के दिन की शाम याद आ जाती है। वो कहती है 3 दिन और 3 रातों तक शहर जलता रहा था। मुझे सूरज ढलने से नफरत है। अभी भी सनसेट से मुझे जलता हुआ शहर याद आ जाता है। उस सुबह हवाई हमले की चेतावनी जारी हुई थी। इस वजह से रिको घर पर ही रुक गई थी। जब ये लगा कि सब ठीक है तो पड़ोस के मंदिर चली गई, जहाँ पर उनके पड़ोस के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। बार बार हवाई हमले के चेतावनी के चलते बच्चे स्कूल जाने के बजाय मंदिर में पढ़ने के लिए इकट्ठा होते थे। 40 मिनट बाद टीचर्स ने स्कूल बंद कर दी और रिको घर आ गई। रिको बताती है मैंने घर के अंदर पाँव रखा ही होगा कि अचानक मेरी आंखें तेज रोशनी से बंद हो गई। ये पीली और नारंगी रंग की थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। तब तक सब कुछ सफेद हो गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो कहती है हमें एयर रेड शेल्टर के बारे में बताया गया था। ऐसे में मुझे जैसे ही होश आया मैंने अपनी माँ की तलाश की और हम लोग पड़ोस के एयर रेड शेल्टर में पहुंच गए। वो कहती है मुझे खरोच तक नहीं आई थी। मैं माउंट कोनपीरा की वजह से बच गई थी, लेकिन पहाड़ के दूसरे तरफ के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वहाँ भीषण तबाही हुई थी। मेरी माँ ने चादरें और तौलिए लिए और दूसरी महिलाओं के साथ पास के कमर्शियल कॉलेज में पहुंच गई। वहीं पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे। वो बताती है कुछ लोगों ने पानी मांगा। मुझे उन्हें पानी देने के लिए कहा गया। मैंने एक कटोरा उठाया और पास के नदी से उसे भरा और उन्हें पीने के लिए दे दिया। पानी का घूंट पीते ही वो मर गए। एक के बाद एक लोग मरते गए। गर्मियों का वक्त था और कीड़े और बदबू के डर से बॉडी का तुरंत अंतिम संस्कार करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।